साबिया हमारे साथ भी हैं। वेलकम टू नया दिन। कैसी हैं आप? बहुत लंबा सफ़र करके आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आप, थोड़ा सा पहले मुझे ये समझाएं कि ये है क्या, ये डिजिटल सिटीजन मुकाबले जर्नलिज्म के, ये क्या है? पहले ये बताएं मुझे आप। डिजिटल सिटीज़न जर्नलिज़म तो एक्चुअली हमारे टीचर थे, उन्होंने ही बताया था कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि आप काम कर रही हैं तो पार्टिसिपेट भी करें। तो मैंने अपनी वीडियो भेजी और यकीन माने मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि फ़र्स्ट पोजीशन क्या, मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं थी मैं किसी पोजीशन पे भी आ जाऊंगी। और सच में जब अनाउंस हुआ तो ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए बहुत ज़्यादा। और ये बताइए कि ऐसे क्या हालात हुए थे कि फिर आपको एक पेज बनाना पड़ा, बुर्का जर्नलिज्म, ये आपको करना पड़ा? ये तो ऐसे हुआ था जब स्टूडेंट थी। अभी रिसेंटली ही मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है जर्नलिज्म में। जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने कोशिश की थी कि मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी करती रहूं, तो मैंने लोकल सतह पे कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे हर जगह यही बात देखने को मिली और सुनने को मिली कि जब तक आप यहाँ पर्दा कर रही हैं तब तक आप जर्नलिज्म के शोबे में तो बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलें प्रैक्टिस के लिए अपनी ही कोई ऐसी वो बना ली जाए जहाँ मैं प्रैक्टिस भी करूँ और मुझे बुर्का भी ना हटाना पड़े, क्योंकि डेरा इस्माइल खान का आप सबको ही पता होगा कि बुर्के में रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, अल्लाह हम सबको तौफीक दे इसकी। मुझे अब तक ये लगता था कि जो लड़कियाँ नकाब नहीं करती, बुर्का नहीं पहनती, स्कार्फ नहीं पहनती, उनको ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मुझे तो आपसे बात करके और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम दोनों के मसाइल एक जैसे हैं, हम सारी ख़वातीन के मसाइल फिर तो एक ही जैसे हैं। दैट्स वंडरफुल, आप अच्छा काम कर रही हैं। और मैं जानना चाह रहा था साबिया आपसे, ये पेज आपने बनाया, एक तो आप रिपोर्टिंग करती हैं, वहाँ पे वीडियोस अपलोड करती हैं, आपके साथ और कितनी ख़वातीन हैं जो कि बापर्दा हैं और रिपोर्टिंग करती हैं, उस पेज पर वीडियोस अपलोड करती हैं? कितनी हैं आपके साथ? मेरे पेज पे तो मेरे साथ 4 लड़कियां हैं, मतलब मुझे मिला के 4, हम 3 और लड़कियां हैं, एक मैं हूँ। और इसके अलावा डी खान में 2 और लड़कियां भी हैं जो पर्दे के साथ काम कर रही हैं इस वक्त। डिजिटल मीडिया में ही काम कर रही हैं वो? कभी किसके साथ तो कभी किसके साथ। जी, वो सोशल मीडिया पे ही काम कर रही हैं। ओके, यानी ये आपको लगता है कि अभी भी ये एक हिंड्रेंस है, ये पर्दा एक हिंड्रेंस है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर सकें, ये आपको दिक्कत हुई? हाँ, बहुत। इसमें तो देखिए हम लोग ये तो हमेशा सुनते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हिजाब को बहुत बुरा समझा जाता है या उनको बुली किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नोट नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पे भी ये चीज़ मौजूद है और मैंने खुद ये फेस की है। तो मेरे ख्याल में तो हमें हिजाब में काफ़ी मसाइल होते हैं, लेकिन आपने उससे तो लड़ने का सोचा तरीका, और वो था डिजिटल मीडिया। अब मुझे बताएं कि इस डिजिटल मीडिया में अब तक कितने वीडियोस आप अपलोड कर चुकी हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जो आप हाईलाइट कर चुकी हैं, वो शेयर कीजिएगा। अब तक तो मुझे तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने को है और तकरीबन इस टाइम में जितने भी डी खान के ही नहीं बल्कि आसपास के जो गांव हैं उनके भी काफ़ी इश्यूज़ हमने उठाए हैं, और ज़्यादा फोकस फ़ीमेल के जो इश्यूज़ हैं या फ़ीमेल ने जहाँ पे कोई अचीवमेंट की है उन पे ही ज़्यादा फोकस रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है बाकियों के लिए तो सभी काम कर रहे हैं लेकिन फ़ीमेल्स की आवाज़ उठाना तो हमारा ज़्यादा हक बनता है। अच्छा, आप किसी न्यूज़ रूम का हिस्सा बनती, उस सबसे पहले आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स रहे, ये फरमाइएगा कुछ इसी तरह के मसाइल का सामना क्या मोहल्ले में करना पड़ता है, क्या आसपास के लोगों में करना पड़ता है, क्या उनको इस बात पे प्रॉब्लम होती है कि आप घर में क्यों नहीं, आप बाहर क्यों हैं? जी, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, जबकि बहुत सारे अपनी फैमिली के लोग भी ऐसे में हैं जो मेरी फैमिली में हैं। उन्होंने भी मतलब स्टार्ट में ये चीज़ कही थी कि क्यों, मतलब तुम्हें क्या ज़रूरत है, ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जो फ़ीमेल को सूट करती हैं, तुम काबिल हो, तुम्हें कोई भी जॉब मिल जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि मुझे जो करना है मैं वो क्यों ना करूं, मतलब मुझे जॉब तो ढूंढनी ही नहीं है, मैंने तो यही काम करना है। और आपकी ख्वाहिश है कि आप अपने शहर से भी बाहर जाएं, वहाँ के मसाइल भी उजागर करें, इसी तरह वीडियोस बनाएं पाकिस्तान में भी और बाहर जाकर भी, और फिर वो भी अपलोड करें अपने पेज पर? जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत ख्वाहिश है, कभी भी अगर मौका मिले इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी और मैं हर जगह के मसाइल हाईलाइट करूँगी। और यहाँ आप कितनी देर में पहुँची हैं हमारे स्टूडियो तक? कितना लंबा सफ़र था वो बताइए ज़रा हमारे नाजरीन को। मैं 6 घंटे डी खान से पेशावर का सफ़र करके आई हूँ।
फिर मैंने रात को भी यहीं पे स्टे किया था क्योंकि ज़ाहिर है सुबह पहुंचना तो नामुमकिन था। अभी फिर मैंने तकरीबन 15 मिनट का और सफ़र किया। नहीं, आपके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, आप अच्छा काम कर रही हैं, आप इश्यूज हाईलाइट कर रही हैं, आप 6 घंटे का सफ़र आपने तय किया। हमारी ऑल द बेस्ट और विशेज़ आपके साथ हैं कि अच्छा काम करते रहिए। और जिसने भी ज्वाइन करना है साबिया को, जिस खातून ने ज्वाइन करना है, जो चाहती हैं कि बापर्दा रहकर अपने इलाके के मसाइल या जो वो रिपोर्ट करना चाहती हैं, एक पॉजिटिव इमेज रिपोर्ट करना चाहती हैं, अपनी जर्नलिस्टिक जो एक ख्वाहिश है उसको पूरा करना चाहती हैं, तो वो इनका पेज ज्वाइन कर सकती हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साबिया, बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थी। और हम देख रहे हैं कि कोई रुकावट नहीं रहती जब आपकी विल स्ट्रांग होती है, तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और 6 घंटे का सफ़र, किरण, ये भी एक चैलेंज था उनके लिए, बट वो उन्होंने कहा ये तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो कोई बात ही नहीं थी। कौन कह रहा है ये सब कुछ? छोड़े ना, अच्छा सोचे, अच्छा तर्ज फिक्र होना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। सुबह सुबह हमने ये वाली बात छोड़ दी थी। चॉकलेट का मैंने इनको खाली रैपर थमाया था, अब मैं बातें कर लेती हूँ थोड़ी और, ताकि ये खाली रैपर इनको थोड़ा भरा भरा से महसूस हो। लेकिन तरबूज की बात नहीं होगी, उसकी चॉकलेट की बात नहीं होगी, तरबूज की बात होगी। तरबूज खाए, सेहत बनाए, गर्मी को भी दूर भगाए। मौसम में गर्मा का ये खुसूसी फ्रूट, और न सिर्फ ये कि ये गर्मी भगाता है, बल्कि ये तो जायके में भी बहुत अच्छा है, आपको फ्रेश कर देता है। और फवाइद बस इतने ही नहीं, इसके अलावा भी हैं। तो सुबह से मैं ये चाह रही थी कि मैं शुएब से ना बात करती कुछ इस सिलसिले में भी, क्या नाश्ता किया, क्या खाना खाया, कौन सा जूस पिया, या किसी शेक पर हाथ साफ किया, इसका मौका ही नहीं मिल रहा था। यकीन करें किरण, सुबह तरबूज ही खाया है। अच्छा। वो सुबह फ्रिज खोला, तरबूज कटा हुआ रखा हुआ था, मैंने थोड़ा सा खा लिया और मैं आगे, मुझे नहीं मालूम था कि आज चॉकलेट के खाली रैपर पे नजर थी। कोई बात नहीं किरण, 3 घंटे पुरानी बात थी यार। वो तरबूज, वो तो पानी होता है, मतलब पानी है, वो तो हजम हो गया। तो इस पर बात करते हैं कि कितना अच्छा पानी है। सईदा समीन फातिमा, शी इज हेल्थ एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू नया दिन। लाल रंग खतरे की निशानी, ये तरबूज का जो अंदर का लाल रंग, ये खतरे की निशानी नहीं है। दिस इज वेरी गुड जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम पहले तो। और जैसा आपने कहा, मैंने सुबह में खाया था, ये बहुत फायदेमंद है नहार मुँह खास तौर पर। आपने ये नहीं कहा सुबह क्यों खाया आपने, दोपहर में क्यों नहीं खाया? नहीं, नहार मुँह बहुत फायदेमंद है और मुफीद है ये। और बेसिकली इसका ये है कि आप पानी ज़्यादा ना पिएं, खाने के बाद भी और खाने से पहले भी। ओके। इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है इसके अंदर ऑलरेडी इतना पानी होता है मौजूद, कुदरती तौर पे इसमें 90% जो है वो पानी मौजूद होता है। तो पानी की ज़्यादती भी सही नहीं होती। उसमें ये होता है कि आपको फूड पॉइजन का ख़तरा भी होता है, जैसे डायरिया वगैरह हो जाता है। ये कैसे, यानी अगर इसमें भी वाटर कंटेंट ज़्यादा है और आप पानी पहले पी रहे हैं या फॉर दैट मैटर बाद में पी रहे हैं, तो रिएक्शन हो जाता है? कौन सा ऐसा अज्जा है तरबूज का जिसका पानी अगर ज़्यादा हो तो वो मसला हो जाता है? देखिए, बेसिकली जो है ना, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जिसे कहा जाती है ना, ज़्यादती जो होती है वो सही नहीं होती है ना। तो क्योंकि कुदरती तौर पे इसके अंदर पानी इतना मौजूद होता है, तो इसका ये कि आप निहार मुँह खाने का जो कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि आप इसको निहार मुँह खाएं ताकि ये आपको नुकसान ना दे। और खूब ठंडा करके खाएं, खूब ठंडा करके खाएं। और इसके बीज भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और इसके बीज जो है वो अक्सर लोग होता है निकाल के उसको खाली तरबूज को खाते हैं, लेकिन ये कि आप तरबूज के बीज को साथ में अगर खाएं तो वो हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है जी बिल्कुल। और उसको आप अगर साथ ना खाएं तो आप उसको पीस के दूध के साथ भी शामिल करके खा सकते हैं। ये तो हमने कभी नहीं सुना। ये आपने इसीलिए ये तो बहुत डिफरेंट है। नहीं, ये अल्सर के लिए बहुत अच्छा है ये। ओके, यानी वो जो बीज होते हैं उसके पीसकर दूध में मिक्स करके वो आप इस्तेमाल करें। वो अल्सर के लिए और मैदे की जो गर्मी है, जैसे आजकल अब गर्मी शुरू हो गई है और एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों को, और उसके लिए बहुत मुफीद है। वाटरमेलन सीड शेक, ये एक नया बिल्कुल शेक हमने आपके लिए मुतारिफ कराया नया दिन ने। अच्छा, अब क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो उसमें मुझे बताएं कि सहरी और अफ्तार के, सहरी में भी जैसा मैं निहार मुँह खाएं, तो सहरी में भी खा लें तरबूज? बिल्कुल, आप सहरी में तरबूज खा लें और कुछ ना खा सके? नहीं, आप तरबूज हम खा सकते हैं, लोग अफ्तार में भी खाते हैं उसको। और उसको आप काली मिर्चों के साथ इस्तेमाल करें, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट उसके साथ इस्तेमाल करें, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। और ये बात मुकम्मल करें और ये भी बताएंगे, जो कहा जाता है कि रात को तरबूज मत खा लेना, ये सही बात है? रात को नहीं खाना चाहिए? हाँ, रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हाजमे के लिए जो होता है ये जी डिनर के बाद नहीं खाना है। निहार मुँह जो सुबह का टाइम होता है, मॉर्निंग में आप खाएं, दोपहर में खाएं और ठंडा करके खाएं। तरबूज जब हम परचेज करते हैं तो उसको हम काटते हैं और काट के फ्रीजर में रखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। बल्कि इसको तरबूज को आप लाके नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है किसी टब में या किसी
पतीली वगैरह में आप उसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें, जैसे हम आम वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसकी जो गर्मी होती है ना ऊपर, उसकी स्किन की जो गर्मी होती है वो निकल जाए। जी वो निकल यानी वो जो हम लाते साथ ही काट के या साबुत ही रख देते हैं फ्रिज में या फ्रीजर में, वो ना करें? नहीं पहले उसे पानी में रखें घंटे 2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर फ्रीजर में रख दें। हाँ बिल्कुल, और ठंडा करके खाना है ना। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखें। फ्रिज, अच्छा फ्रीजर में नहीं रखना जी, फ्रिज में रखना है। फ्रीजर में रखने से क्या होगा? अगर जल्दी ठंडा करना है तो जल्दी ठंडा करना है तो हाँ देखिए वो 10 मिनट रख लेंगे। हाँ चलें ठीक है, फिर सही है, माफ किया फिर। 10 मिनट रखें जनाब, तो फिर ठंडा ठार हो जाएगा, फिर आप तसल्ली से खाएं। अच्छा, अगर तरबूज आपने काट के रखा हुआ फ्रिज में और काफी देर से आपने रखा हुआ है, फिर खाने यानी बहुत देर से खाएं तो खराब तो नहीं हो जाता? देखिए दिन में अगर आप उसको इस्तेमाल कर ले तो सही है, लेकिन ओवरनाइट आप कोई भी फ्रिज की चीज़ रखी हुई वैसे भी नुकसानदेह होती है। फ्रिज में आप वो चीज़ें रखें जो आपको दिन में सारा दिन में इस्तेमाल करनी है, अदरवाइज मैं तो इस चीज़ के हक में नहीं होंगे। आप फ्रिज में रख के कोई ज़्यादा चीज़ें आप पानी छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है। वैसे भी आप फ्रिज का जो एक गैस सिस्टम होता है वो भी नुकसानदेह होता है। सही। और कोई तरबूज शेक तो आपने बता दिया, तरबूज जूस जिसमें सीड मीट सब साइड पे, कोई जूस भी बताए ना? जूस का मैं बता दें, ब्लेंड कर लें। हाँ नहीं ब्लेंड कर लें, और साथ में आप उसके काली मिर्चें और नमक के साथ उसको चाहे तो लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके, वो हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है, रमजान के लिए भी अच्छा है, अफ्तार के टाइम के लिए। और किसी फ्रूट सैलेड के साथ में तरबूज को ऐड करने की जरूरत नहीं है? सैलेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट सैलेड बनती है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो पानी वाले जैसे खरबूजा है, खरबूजे के साथ आप तरबूज ना इस्तेमाल करें, उसकी एहतियात करें। खाली तरबूज और मुख्तलिफ किस्म के जो फल होते हैं जिसमें अब आम आ जाएगा और केला है, इस तरह से सेब है, उसके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसबर्ग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसबर्ग के साथ तरबूज? हाँ बिल्कुल, और अलग बात है। रियली ये कैसे? अच्छा, आइसबर्ग के साथ तरबूज आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप दही लें, दही के अंदर जो है आप आइसबर्ग शामिल करें, उस पर काली मिर्चें या दकनी मिर्च इस्तेमाल कर लें आप, जो सफ़ेद मिर्च कहलाती है, और साथ में आप तरबूज के स्लाइस करके और आइसबर्ग और दही के साथ आप। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, खाने में कैसा होगा? खा के देखिए, आप भी खा के देखिए, फीडबैक दें हमें। जी बिल्कुल। अच्छा, तरबूज में और विटामिन कौन कौन से होते हैं, कुछ ये भी नाज़रीन को बताएंगे, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपकी इम्यूनिटी के लिए, अदरवाइज आपके लिए? देखिए विटामिन तो इसमें बहुत ज़्यादा है, विटामिन ए है, बी है, और उसका जो तरबूज का जो छिलका होता है उसकी भी सब्जी बनती है। अब आप कहेंगे आज नई नई बातें, तीसरी नई बात आई है किरण। असल में बेसिकली तो मैं शेफ हूँ, ठीक है, और इसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों पे मैंने रिसर्च किया, आर्टिकल भी बताइए आप हमें इसकी, और मैं आर्टिकल भी लिखती हूँ, तो इस हवाले से मैं सब पूरा पहले रिसर्च करती हूँ, फिर उसके बाद बात करती हूँ, ठीक है। तरबूज की छिलकों की जो रेसिपी है वो आप प्याज को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काट लें, और काटने के बाद उसको सौते करके, और तरबूज के जो छिलके हैं उसको आप छोटे छोटे पीस करके और उसको प्याज में शामिल कर ले, लहसुन अदरक के साथ, और जो स्पाइस हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल सब्जी के अंदर वो आप उसमें इस्तेमाल करके उसको दम पे रख दें। और ये तरबूज कढ़ाई बन गई। तरबूज कढ़ाई, ये जूस से शुरू होके कढ़ाई में खत्म होगी। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी नेमतें रखी हैं, तो हमें उसका और फिर मौसमी फल का इस्तेमाल करें, अच्छी बात है। ये नहीं कि आपने आज फ्रीज किया और सर्दियों में खाना है आपने, तो अभी खाएं, ज्यादा ठंडा ना करें, फ्रीजर में ठंडा ना करें, फ्रिज में ठंडा करके खाएं, पहले पानी में डालिए। थैंक यू सो वेरी मच। 3 रेसिपीज बताई हैं, शेक, जूस और सब्जी, ट्राई कीजिए। हम लेंगे ब्रेक। आगे बढ़ेंगे, जहां एक तरफ चंद अस्पताल इंसानी जानों से खेल रहे हैं, तो वहीं पर कई ऐसे अस्पताल हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिंदगियां बचाने में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और ऐसे ही अस्पतालों में से एक है कराची का कौमी इदारा बराए अतफाल सेहत, जिसने मुल्क की तारीख में इंतहाई पेचीदा और अपनी नौयत की पहली मुनफरिद सर्जरी की और 2.5 साला बच्ची अरीशा इसकी जान बचाई। 2.5 साला बच्ची अरीशा, इसके पैदाइशी तौर पर जिगर की नाली ख़राब थी। यही वजह थी कि उसके पेट में दर्द रहता था, वो तड़पती रहती थी, रोती रहती थी, वालिदैन परेशान रहते थे। डॉक्टर्स बताते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है। लेप्रोस्कोपिक टेक्निक है, इसकी मदद से ही एक कामयाब सर्जरी इस
प्यारी सी बच्ची की गई है और इसके जिगर को बचा लिया गया है। अब एक तो आपने ये पिक्चर देखी कि एक जगह वो ऑपरेशन थिएटर में है अरीशा, दूसरे आपने ये देखा कि वो गोदी में है, अब वो हमारे साथ में हमारे सामने हमारे स्टूडियो में भी हैं प्यारी सी बच्ची। वेलकम टू नया दिन सर। डॉक्टर अनवर अराई साहब, आप NICH से आपका ताल्लुक है और आप अब्बास हैं, आप अरीशा के चचा हैं। तो चचा भतीजी की ऐसी मोहब्बत है टीवी पर मेरी पिक्चर आई। और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अरीशा के कहूँ कि आप मेरे पास आ जाएं, बट वो चाचू से चिपकी हुई कि नहीं मेरे चाचू के पास ही रहना है। मेरा पेन ले लिया, लेकिन आप ठीक है ना, आप कोशिश की उन्होंने कि जरा दोस्ती हो जाए, लेकिन नहीं, अभी फिलहाल नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ये मुस्कुराहट कायम रखे अरीशा की। अरीशा आप स्टिल अपने आप को देख रही हैं। अनवर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। बीमारी क्या थी और कितने घंटे की सर्जरी थी, कितनी मुश्किल हुई, इस हवाले से पहले बताएं हमें। एक्चुअली अरीशा को कोलिडोकल सिस्ट प्रॉब्लम था जो पैदाइशी था। बेसिकली ये पैदाइशी बच्चे इस प्रॉब्लम के साथ होते हैं। जो लिवर की डक्ट्स हैं वो ब्लॉक होती हैं, जो लिवर की सिक्रीशंस इंटेस्टाइन में आना होती है ब्लॉक होती है, जिस वजह से बच्चों को पेट में दर्द, जॉन्डिस और फीवर रहता है। और फिर अल्टीमेटली अगर इनको ट्रीट ना किया जाए तो लिवर फेलियर और ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ लेप्रोस्कोपिक लिवर डक्ट की सर्जरी हुई है। यस, इससे पहली दफ़ा हुआ है कि हमने कंप्लीट सर्जरी लिवर डक्ट की बाय लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से की। although दिस ऑपरेशन ओपन मेथड से होते हैं, मगर वो काफ़ी पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होते हैं और पेशेंट्स को काफ़ी तकलीफदा अमल से गुजरना पड़ता है उसके लिए। तो इसको हम एक स्टेप समझें इस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को कि हम आगे चलकर और बेहतर कर पाएंगे लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, मैं अपने पेशेंट को बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, ऐसे पेशेंट्स हम पाकिस्तान में ट्रीट कर पाएंगे। एक्चुअली लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर हम हेल्प कर सकते हैं। ये लिवर ट्रांसप्लांट से कुछ डिफरेंट है, मगर ऐसी सर्जरी करके हम बच्चों को लिवर ट्रांसप्लांट की जानब जाने से रोक सकते हैं। और चूंकि छोटी उम्र में ही ट्रीटमेंट हो गया तो आगे चलकर उतने ज्यादा सेहत के मसाइल नहीं होंगे, कम से कम इतनी तकलीफ नहीं बच्चों को इंशाल्लाह उठानी पड़ेगी, जल्दी रिकवर करेंगे। ये इस बच्ची ने बहुत जल्दी रिकवर किया। अमूमन ऐसे ऑपरेशन करने के बाद बच्चे 2 से 3 हफ्ते लेते हैं रिकवर करने में, मगर इस बच्ची ने विदिन 1 वीक ही रिकवर कर लिया और सेकंड और थर्ड डे पे शी वाज एबल टू सिट एंड शी वाज एबल टू। अब्बास साहब, NICH से पहले आप मुख्तलिफ अस्पतालों में गए होंगे क्योंकि ये ऐसा मसला था जो ट्रीट नहीं होता था पाकिस्तान में, फिर NICH का किसने बताया और फिर कैसे ट्रीटमेंट हुआ, आप क्या शेयर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे बच्ची को दोबारा नई ज़िंदगी दी। सबसे पहले बात यह है कि 4 महीने पहले तकरीबन इसके पेट में दर्द शुरू हुआ तो हम लोग बहुत परेशान थे इसके लिए कि क्या करें। तो हमने अपने करीबी माली से रुजू किया तो उन्होंने कहा कि ये बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाए इसको और वहाँ पर जो है इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। सही। तो शुरू में हम आबासी हॉस्पिटल चले गए तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि अल्ट्रासाउंड के बाद कि अल्ट्रासाउंड में सही मालूम नहीं हो रहा और आप लोग ऐसे करें जिना हॉस्पिटल चले जाए, ये NICH में। तो हम लोग यहाँ पर आए तो फिर यहाँ पर माशाल्लाह उसके बाद सिविल भी चले गए और सिविल में जो है उन लोगों ने मतलब ये कि इनकार कर दिया कि जिना चली जाए NICH में। तो फिर हम यहाँ पर आ गए माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की बच्ची के साथ और ऑपरेशन बिल्कुल सही हुआ, कामयाब माशाल्लाह का एक कामयाब ऑपरेशन हुआ। मतलब कि बहुत धक्के खाने के बाद जो है यहाँ पर माशाल्लाह ऑपरेशन बिल्कुल आसानी से हुआ। वेरी सेटिस्फाइड विद NICH ने ये ऑपरेशन किया क्योंकि हमने पहले भी जिस तरह आपको बताया कि पहली बार ही हुआ है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी लिवर डक्ट की, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। क्विकली बता दीजिएगा खर्चा कितना? एक्चुअली इसमें 0 खर्चा है इनका और NICH आपको मालूम है कि इज़ फ्री ऑफ कास्ट है एंड इट टेक केयर्स अबाउट 17 लाख बच्चों को हम पर ईयर उनकी ट्रीटमेंट करते हैं और इसमें एक 10,000 ऑपरेशंस फ्री ऑफ कास्ट एवरी ईयर किए जाते हैं। ऑन एवरेज 1000 ऑपरेशंस। और अगर ये कहीं बाहर से करवाया जाता तो फिर कितना खर्चा होता? अगर यही ऑपरेशन ये कहीं बाहर से करवाते तो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का इनका खर्चा होता है और उसके लिए पाकिस्तान से बाहर जाना होता है। उसके लिए लेप्रोस्कोपी तक ये पाकिस्तान से बाहर जाना होता तो देन इट गोइंग टू बी मिलियंस के अंदर। Exactly, वो खर्च बढ़ता चला जाता है। 1 2 3 4 5 6 ये मैं काउंटिंग नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपका पासवर्ड ये है तो ये एक खतरा हो सकता है। आपका पासवर्ड पूछ नहीं रहा, ये तो नहीं है ना? तो ये बरतानिया के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर की तहकीक से ये मालूम हुआ है कि 1 2 3 4 5 और 6
ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड्स में से एक है। साइबर सर्वे के लिए तहकीक में ऑनलाइन अकाउंट्स को शामिल किया गया है जो साइबर क्राइम की जद में आ चुके हों, और देखने में ये आया कि इन अकाउंट्स के लोगों ने किस तरह के पासवर्ड्स का इस्तेमाल किया। तो लिस्ट में सबसे ऊपर था 1 2 3 4 5 6। ये पासवर्ड सबसे ये नहीं ऊपर रखना। थे। ये ये भी नहीं होगा कि आप करते 6 5 4 3 2 1, ऐसा भी नहीं करना। ओके इन नंबरों से दूर रहें, इन नंबरों से दूर रहें। तो सीखना भी चाहिए हमें कि अगर ये नंबर रखा हुआ है, या फॉर दैट मैटर अगर आपने ऐसा पासवर्ड रखा हुआ है जो कि सिक्योरिटी कंसर्न हो सके, तो उस पर बात करनी चाहिए। ठीक है, हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से इस सिलसिले में बात कर लेते हैं, वो हमें बता सकते हैं कि आखिर करना क्या चाहिए। अब्दुल्ला उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया, खासा आपने इंतजार भी किया, बड़ी मौजरत। अब जरा हमारे इस मुश्किल से सवाल का जवाब दे दीजिएगा। उमूमन लोग आसान से पासवर्ड रख लेते हैं, यहाँ अपने यहाँ भी, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है क्या? और शायद मालूमात हमारे यहाँ बहुत कम है, फिर पासवर्ड आसान सा होता है तो खतरा बढ़ जाता है। जी थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। सबसे पहले ये बात ज़रा देख लेनी चाहिए कि जिस तरह हम टेक्नोलॉजी में, साइबर वर्ल्ड में जितना ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, चाहे हमने बैंक में से पैसे लेने हैं, ऑनलाइन अकाउंट करने हैं, मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, सोशल मीडिया पर वर्क करना है, उतना ही ज़्यादा हमारी वल्नरेबिलिटी या उतना ही ज़्यादा हमारे रिस्क्स बढ़ते जा रहे हैं इन क्राइम्स के होने के। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि ये 1 2 3 4 5, ये जो हैकर्स हैं जो साइबर क्राइम कमिट करते हैं, इनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको क्रैकर्स बोलते हैं। इन क्रैकर्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो मैकेनिज़्म होता है जो कि ख़ुद ब खुद प्रोबेबिलिटीज़, चांसेस देखता है कि आप 1 2 3 4 5 6 ABCD DEFGH AB1 2 CD 3 4, ये कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर, क्रैकर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पासवर्ड्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब किया क्या जाए इन प्रेडिक्शन से बचने के लिए? उसके लिए पहला तरीका तो ये है 2 फैक्टर सिक्योरिटी सिस्टम या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम। हमें अपने पासवर्ड्स को 2 तरीक़ों से सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 1 कि आप ऐसे डिजिट्स, ऐसे नंबर्स रखने की कोशिश करें जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ना हो, जो कि आपके पेट का नेम ना हो, जो कि आपकी बेगम का, आपके किसी बडी का, या आपका होम एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपके नहीं होने चाहिए। वो तो इसलिए रखते हैं कि आसानी से याद रहती हैं, वरना हमें खुद भूल जाए। नहीं, उसका तरीका ये हो सकता है कि क्योंकि हैकर्स ने सबसे पहले इसी चीज़ पे चलना है कि क्या इन्होंने अपना कोई एड्रेस या अपनी कोई चीज़ तो नहीं रखी हुई। इसके लिए ये किया जा सकता है कि कोई ऐसा सॉन्ग, कोई ऐसा कोई चीज़ आपको याद रहने वाली, उसके डिजिट्स को चेंज कर दीजिए। दिल पाकिस्तान में दिल की जगह डी की जगह आप डिजिट 1 डाल दीजिए, दिल अगले डी की जगह डिजिट आप 6 डाल दीजिए। यानी कि ये एक ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कि क्रैकर सॉफ्टवेयर के लिए इसको फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। इसे आप कहें कि अगर आप 100% सिक्योरिटी पॉसिबल है तो दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन हम मैक्सिमम वो तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे बचा जा सके। एक ये कि अपने पासवर्ड्स को उसी जी अब्दुल्ला साहब, पिछले दिनों एक खबर आई थी कि हस्बैंड का इंतकाल हो गया और पासवर्ड उनके साथ ही चला गया, कोई उसको कर ही नहीं पाया, डाटा सारे का सारा गया, खातून भी नहीं कर सकी, बेगम भी नहीं कर सकी। इतना मुश्किल पासवर्ड भी रख ले तो भी मसला बन जाता है। पहली तो बन गई लेकिन ये तो हमने वे आउट करना है कि क्या हम ऐसा पासवर्ड अपने साथ ही ज़िंदगी में साथ लेकर जाना चाह रहे हैं या बाद में बेगम उसको एंजॉय कर सके। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू थिंक, ये हमने सोचना है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि ऐसे जो पासवर्ड्स हैं, जो कॉमन पासवर्ड्स हैं, या जो एक सॉफ्टवेयर लोकेट कर लेता है या आपके पासवर्ड क्या है या उसको मालूम हो जाता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, नुकसान कितना ज़्यादा हो सकता है इससे कंपनीज़ को और इंडिविजुअल लेवल पर?
ये दोनों तरह की है। मिसाल के तौर पर अगर तो आप इंडिविजुअल यूज़ कर रहे हैं अपने अकाउंट के लिए या अपने पैसे के लिए, फिर तो ठीक है। लेकिन यही पासवर्ड, यही इंफॉर्मेशन अगर आप पब्लिक लेवल की किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक्ड इन हैं या टैग्ड हैं, उतना ही इसका आफ्टर इफ़ेक्ट, उसका नतीजा उतना ही हॉरेबल होगा, उतना ही खौफनाक होगा। सो पासवर्ड की वजह से जो साइबर क्राइम कमिट होने के ख़तरात हैं या हो रहे हैं, वो इंडिविजुअल लेवल तक भी हैं, इनफरादी तौर पर भी हैं और इज्तमाही तौर पर भी हैं, जिसको गवर्नमेंट्स को, जिसमें स्टेट्स को बहुत ज़्यादा लॉस होने के ख़तरात हैं और ख़तरात मुरतब हो रहे हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा मसला जो है वो ईमेल का है कि अगर वो पासवर्ड मालूम हो गया तो मसला संगीन हो सकता है। ये आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल, उसकी सिक्योरिटी और उसके पासवर्ड से लेकर आपका पर्सनल ईमेल अकाउंट, और ये आगे आगे जाता जाएगा। मिसाल के तौर पर आपका लैपटॉप जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, सबसे चीज़ तो पहले बुनियादी वही ज़रूरी, और आपका मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर आगे सारे पासवर्ड और वो स्टोर हैं, उसका पासवर्ड। यानी हमें ये तय करना है कि हम पासवर्ड के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करें जो पासवर्ड को सिक्योर करे, और बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन को सिक्योर करें कि पहले मेरा अंगूठा लगेगा तो मेरी चीज़ खुलेगी तो पासवर्ड जाएगा। और अब तो मोबाइल और लैपटॉप्स ऐसे हैं, अब थंब इम्प्रेशन से ही वो खुलते हैं, तो ये तो कुछ सेफ्टी हो गई। लेकिन ये कुछ सेफ्टी होगी, लेकिन आप गौर करें कि हम अक्सर यूं करते हैं कि यार ये क्या थंब लगाना पड़ता है, इसको तो डिसेबल करो, इसको मुझे तो ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन बस फिंगर लगाए वो खुल जाता है, ज़्यादा आसान लगता है। हालांकि ये इसे हमें दो फैक्टर पे डिपेंडेंट करना चाहिए, यानी वो पहले थंब इम्प्रेशन और उसके बाद कोई पासवर्ड भी, उसके बाद कोई पासवर्ड, और अगर उसके बाद कोई पासवर्ड तो वो ऐसा पासवर्ड जो कि क्रैकर अथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर प्रेडिक्शन के अंदर, ये नाम है इसका, ऐसे ही है इंग्लिश में, कि ऐसे पासवर्ड जो प्रेडिक्ट करते हैं परम्यूटेशन को, प्रोबेबिलिटीज़ को, चांसेस को, जिसकी मदद से किसी का पासवर्ड मालूम किया जा सके, उनसे बचने के लिए हम ऐसा पासवर्ड सोचें और उसको लिखें भी ना, और कंटिन्यूसली चेंज करते रहें। अब ये देखिए, टेक्नोलॉजी जहां हमें इतने फ़ायदे दे रही है, जहां सहूलतें दे रही हैं, तो हमें भी उतना इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा ताकि हम इनका तोड़ कर सकें। और लेकिन अब अब्दुल्ला साहब, फॉर एग्जांपल मेरी ईमेल अगर कहीं और से कोई खोलेगा तो मुझे फ़ौरन से अपने मोबाइल पे उसका मैसेज आएगा या मुझे ईमेल आएगी कि कहीं और पर आपकी ईमेल खोली जा रही है। तो चीज़ें बहुत बेहतर हैं, साथ साथ सिर्फ डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, साथ साथ बेहतरी की बातें भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके लिए पहले हमें वी नीड टू नो, हमें उस चीज़ की ओरिएंटेशन होना भी हमें पता हो, और हम अपने सॉफ्टवेयर को ऐसे इंस्टॉल कर लें जिसके अंदर ये हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे मैकेनिज़्म को एनेबल करें कि हमें उस चीज़ की इत्तला मिले। आम तौर पर हैकर्स या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर के ज़रिए कोई ईमेल भेजते हैं जिसके ज़रिए लिखा है कि ये ईमेल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, और माइक्रोसॉफ्ट आपको ईमेल में कह रहा है कि आप अपने पासवर्ड को चेंज करें, आपका पासवर्ड सिक्योर नहीं है। आप अपना फटाफट पासवर्ड डालकर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप दरअसल हैकर्स ने उस ईमेल के ज़रिए जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का लोगो बनाकर आपको डिसीव किया है कि ये शायद माइक्रोसॉफ्ट वाले ही मुझसे पूछ रहे हैं मेरे हॉटमेल का पासवर्ड, आप अपना इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। तो इस चीज़ की ओरिएंटेशन जैसे आप लोग कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हमें उसको एजुकेट करने की मैसिव लेवल पर ज़रूरत है। अच्छा, एक बिल्कुल क्विकली बता दीजिएगा, एक बिल्कुल क्विकली बात बता दीजिएगा। अभी हमारे प्रोड्यूसर्स कह रहे थे कि अगर आप जो है ना स्पेस डाल दें दरमियान में, शुरू में या आखिर में अपने पासवर्ड के, तो भी आप हैकर को घुमा सकते हैं, उसको ही चीट कर सकते हैं आप। ये मुमकिन है? ऐसे ही होता है? जी, ऐसे ही हो सकता है कि अगर आप अपने पासवर्ड, जैसे कि मैंने आपसे कह रहा था कि दिल पाकिस्तान के दिल को आप चेंज कर दीजिए, एक लेटर कैपिटल डाल दीजिए, एक स्मॉल डिजिट्स, या ब्रेन पाकिस्तान लिख दीजिए, डॉलर जिसमें आप बीच में डॉलर की साइन डाल रहे हैं या कोई और साइन भी डाल रहे हैं, जिसमें आप प्रेडिक्शन को मैक्सिमम इम्पॉसिबल कर रहे हैं कि ह्यूमन माइंड भी ना इसको प्रेडिक्ट कर सके,
और मशीन भी उस प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने में मुश्किलात का सामना करे, और सिर्फ एक प्रेडिक्शन ना हो, उसमें एक प्रेडिक्शंस के बाद उस तक जाना मकसूद हो, तो हम इसमें मैक्सिमम प्रिकॉशंस ले सकते हैं बचने के लिए। यानी पासवर्ड का पासवर्ड हो गया, क्रिएटिविटी की क्रिएटिविटी हो गई। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस सिलसिले में हमको आपने बताया। तो भाई जल्दी जल्दी से पासवर्ड चेंज करने पड़ेंगे और इसको अपनी आदत भी बनाना होगा, फौरी तौर पर ब्रेक पे जाना होगा। जबरदस्त। तो ये खूबसूरत सी गजल आपने सुनी है ज़ीशान, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उनके साथ हैं जाहिद, इज द कंपोजर एंड डायरेक्टर। वेलकम टू नया दिन। थैंक यू सो मच ज़ीशान। और ज़ीशान के बारे में लाजमी यहाँ पे शेयर कर दूं कि मेरे फादर इन लॉ आए कराची और उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ, एक कलाम सुनाता हूँ। उन्होंने जब लगाया तो मैंने कहा ये तो ज़ीशान है, यार तुम जानते हो? मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, तुम मिलवा सकते? मैंने कहा हाँ मिलवा सकता हूँ। फिर मैंने कॉल की ज़ीशान को, मैंने मिलवाया तो बड़ा खुश हुए थे। तो आज हम और खुश हुए क्योंकि आज वो यहाँ पर आ गए और किरण को भी वही पसंद है जो मैं कह रहा था। मैं भी यही कहना चाह रही थी, लेकिन मुझे एक बात बताया, ये जो दूसरा मिसरा था इतनी वो गला बैठ गया, मुझे तो लगा था कि ये शायद मिज़ाह की तरफ जाती हुई कुछ पोइट्री है। इतनी सीरियस एफर्ट उसके ऊपर कर डाली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जिन्होंने लिखी है मेरे इंतहाई खूबसूरत दोस्त हैं और आजकल के जो नए लिखने वाले हैं उनके अंदर बहुत फेमस भी हैं, अभी मुल्क के अंदर भी, मुल्क से बाहर भी मुशायरे करने के लिए जा रहे हैं। उनका नाम है जी तहजीब हाफी। उनकी ये पोइट्री है लिखी हुई और इंतहाई सीरियस गज़ल है, लेकिन उसको जदीद अंदाज में चूँकि उन्होंने लिखा तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो आम बंदों की समझ में भी आए, लेकिन उसके अंदर एक सीरियसनेस भी रहे। और फिर बिग फुट म्यूज़िक के साथ मैंने ये गज़ल, अभी जाहिद भाई की कॉम्पोजिशन है और बिग फुट म्यूज़िक ने इसको प्रोड्यूस किया। सो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। इससे पहले भी कुछ था जो हमें बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल ठीक है। मैं चाह रही थी बहुत सारी बातों से पहले अगर वो तेरे जा और दस्ता। बिल्कुल बिल्कुल लाजमी, मैं सुना देता हूँ आपको। कहेंगे इस गाने की वजह से कुछ मांगती मैं, हाँ और कुछ लफ्ज़ इस गाने की वजह से असल में लोग मुझे जानते हैं और इस गाने ने मुझे पहचान दी, मेरे लिए बड़ा ख़ास है। सो मैं आज आपको डेडिकेट करता हूँ। ओह अल्लाह ब्लेस यू। क्या बात है। सलामत रहे आप और आपकी दुल्हन। बिल्कुल, शुक्रिया।
जितनी बार सुनते हैं दिल करते दोबारा सुने, बार बार सुने। जब भी हम ज़ीशान से मिलते कहते हैं यार ये तो लाजमी सुनना है ना, उसके बाद और भी सुनते रहेंगे। तो ज़ीशान, जनरली आपका जो जॉनर है वो सूफी म्यूजिक है, क्यों ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली मैं उसको कभी भी सिर्फ सूफीज़म के लिए वो नहीं करता। मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है, अभी भी सीख रहा हूँ। दिखाई दिया। अब होता ये है कि जो सूफ़ी म्यूज़िक है और आपका जो फोक म्यूज़िक है और गज़ल पोइट्री जो होती है उसको गाना, वो थोड़ा सीरियसनेस होती है। मुझे सीरियस म्यूज़िक पसंद है ज़्यादा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि गज़ल और अपना फोक म्यूज़िक और कल्चरल म्यूज़िक को ज़्यादा मेरा फेवरेट है। सही। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने की हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आती थी। जैसे मैंने एक फ़िल्म का गाना किया जो ना सूफ़ी था ना गज़ल थी, वो एक उछलता हवा सा और एक शादी के बाद की खुशियों पर था। हाँ, कहा जा सकता है। तो ऐसा गाना था, लेकिन मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा ये रहता है कि मैं सूफी म्यूजिक और गज़ल और इस तरह का सीरियस म्यूजिक जो है वो करूँ। और सिखा भी रहे हैं या सिर्फ सीख रहे हैं? नहीं, अभी तो खुद सीख रहा हूँ। जब खुद सीख जाऊँगा कुछ तो फिर हो सकता है कि म्यूजिक जो म्यूजिक पढ़ा रहे हैं। अभी तो मैं जाहिद भाई से सीख रहा हूँ। जाहिद भाई मेरे बहुत सीनियर हैं और म्यूजिक जाहिद भाई सिखाते हैं, बाय द वे। ओके, जबरदस्त। जाहिद बताते हैं खामोश रहते हैं, बस वो कहते हैं यही मेरी आवाज़ है। नया प्रोजेक्ट बताइए जो कर रहे हो। अच्छा, बिसाइड्स लाइक बीइंग अ फ्रीलांस म्यूजिक कंपोजर, मेरा अपना बैंड भी है तमाशा के नाम से, जो कि लास्ट ईयर पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स के अंदर हम लोग 3rd पोजीशन के ऊपर आए थे। तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लाइक मेकिंग आवर वीडियो, लाइक आवर फर्स्ट सिंगल जो कि तमाशा का रिलीज़ होगा आफ्टर पेप्सी में हमारा एक सिंगल था रोशनी जो कि एयर हुआ था। तो इंशाल्लाह ईद के बाद वी आर प्लानिंग टू रिलीज़ दैट। तो ये एक नई चीज़ है जो कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है। बाकी हमारे कॉन्सर्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं, गिग्स चल रही होती हैं। जुनून को हमने ओपन किया था जब जुनून का रीयूनियन हुआ था। तो जाहिद भाई छुपे रुस्तम हैं और खामोश तबा हैं थोड़े से, लेकिन बोले हैं तो बहुत कमाल से बता दिया उन्होंने सब। बिल्कुल बिल्कुल। जितने पुराने जुनूनी है ना, वो तो बड़े खुश होंगे ये जान के। ये बताया सबके ऊपर बात करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ हैं, हमको ज्वाइन कर चुके हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, ख़वातीन के लिए ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती। प्रोफेशनल लाइफ में आना, करियर बनाना, अपनी बात करना और फिर उसके बाद में लोगों के तंज के निश्तर वो सब कुछ सहना। आप बहुत कुछ खुद भी देखती आई हैं। ये जो हवा अब चली है या जो कुछ बिलावल भुट्टो साहब को कहा गया, जिस तरह से वो उसका जवाब दे रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप अपना कमेंट इसके ऊपर कीजिए सबसे पहले। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि मर्द हजरात अगर किसी की तज़हीक करना चाहते हैं तो वो उस मर्द को ख़वातीन से तशबीह देते हैं कि जी औरतों की तरह बात ना करो, ये औरतों जैसी हरकतें हैं। और वो समझते हैं कि शायद मर्दों को इस मुल्क पे, हुकूमत पे या इस माशरे पे फ़ोकियत है। देखिए, हमारा जो मज़हब है वो भी एक बराबरी का एक स्टेटस देता है ख़वातीन को। और मर्द जब ये इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं जहाँ पर ख़वातीन के बारे में इंसुनेशन देना कि जी ये औरतों की तरह बात करता है, ये इसकी हरकतें औरतों जैसी है, तो वो ना सिर्फ उस औरत की तज़हीक कर रहे हैं बल्कि वो ख़ुद अपनी तज़हीक कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक माँ की, एक औरत की ही पेट से उन्होंने वो पैदा हुए हैं। उनके घर में भी माँ हैं, बहन हैं, बेटियाँ हैं, बीवी हैं, और ये उनकी तरबियत की अक्कासी करता है कि उनको घर में किस किस्म की तरबियत दी गई है। ये सिर्फ अपनी ही इंसल्ट नहीं कर रहे बल्कि अपने पूरे ख़ानदान की इंसल्ट करते हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ एक किस्म का शायद कल्चर भी है और शायद दीगर ममालिक में भी हमने देखा है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, हमने दीगर ममालिक में भी देखा है कि ख़वातीन के हवाले से कोट्स बनाए गए हैं, ख़वातीन के हवाले से इस किस्म के जुमले बनाए गए हैं जहाँ पर ये तासुर दिया जाता है कि शायद अगर ये ख़वातीन की तरह बात कर रहा है या ख़वातीन की तरह कोई काम किया है तो ये कोई इट्स डिमीनिंग, मतलब ये कोई कमतरी की बात है। अच्छा। ये अफसोसनाक बात, और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात ये हुई
कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म जिनको इस मुल्क की ख़वातीन ने भरपूर तरीके से वोट भी दिया है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जहाँ पर आप उनको कोई किसी और किस्म का कोई वार तो कर नहीं सकते कि आप उनके कैरेक्टर पे करें या आप उनके किसी काम पे करें या उनकी तकरीर पे करें या उनके कंटेंट के ऊपर करें। आप उन्हें ये कह रहे हैं साहिबा कह रहे हैं। फिर आपने शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनाई जहाँ वो उनको परवीन से कह रहे हैं कि जी परवीन नज़र आते हैं। ये एक शख्स की अपनी तरबियत की अक्कासी करता है और किस तरीके से वो अपने घर की ख़वातीन के बारे में गुफ्तगू कर सकता है, ये अफसोसनाक बात है। और पार्लियामेंट में होना, गैर पार्लियामानी गुफ्तगू करना बहुत नहीं होना चाहिए था। अफसोसनाक बात है। जबकि इनकी अपनी जमात में जब शीरी मज़ारी साहब के ऊपर जुमले कसे गए PMLN की जानिब से, तो पीपल्स पार्टी के औरतें और ख़वातीन सबसे सरे फहरिस्त है एहतजाज करने में। बट दिस इज एंटायरली, ये बहुत अफसोसनाक ट्रेंड एक पॉलिटिक्स के अंदर आया है। उसका जवाब भी तो आ रहा है चाहिए। शर्मिला फारूकी साहब, बिलावल भुट्टो साहब तो सबको उसका जवाब दे रहे हैं अब। देखिए और आप इमरान खान साहब की बात कर रही है कि उनको ख़वातीन ने वोट दिया। पॉपुलैरिटी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी बहुत है और उनको नए नौजवान, नई सोच रखने वाले लोग उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि अगर उनको इस तरह से टारगेट किया जाएगा, इस तरह से उनके बारे में कहा जाएगा तो वो इस तरह से जवाब देंगे। एब्सोल्युटली। देखिए यही तो इमरान खान साहब के लिए बड़ी तकलीफदेह बात है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो अपनी स्पीचेस करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, या जिस तरीके से वो दौरे करते हैं दीगर शहरों के, या जिस तरीके से वो अपनी तकारीर करते हैं, उसमें कंटेंट होता है, उसमें पब्लिक मोटिवेट होती है। तो ये तकलीफदेह बात है इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए। तो जब वो इनकी कंटेंट पे या इनकी पॉपुलैरिटी के हवाले से कुछ नहीं कर सकते तो फिर वो इस किस्म की नाजेबा जुमले कसते हैं। देखिए इसमें किसी औरत की तो तज़हीक नहीं हो रही, इसमें खुद की तज़हीक लगा। जो कुछ बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, देखिए वो आपको सही लगा कहीं से भी? देखिए बात यह है कि जब आप किसी की तज़हीक करेंगे तो आप तैयार हो जाएं कि सामने से आपको जवाब मिलेगा, फिर वो आपको बुरा ज़रूर लगेगा। क्योंकि जब आप समझते हैं कि आपके मुंह में ज़बान है और आप जो चाहे, जिस तरह चाहें, जब चाहें जो बात कह दें, तो फिर सामने वाले के भी आप जवाब सुनने के लिए तैयार हों। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, इस किस्म के ट्रेंड को इसको ख़त्म होना चाहिए। सियासत में मर्द और ख़वातीन जिस तरह बाकी तमाम शोबों में साथ काम करते हैं वो बराबर हैं। आप किसी को कमतर दिखा के अपने आप की बर्तरी नहीं दिखा सकते। ये अफसोसनाक बात है कि आप किसी के काम को आप क्रिटिसाइज़ करें, आप किसी की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन आप एक जेंडर को लेके, इस मिसगॉनेस्ट को लेके, एक जेंडर इशू को लेके आप किसी की तज़हीक करना चाहते हैं, तासुर ये दे रहे हैं। ठीक है, आप तो देखे ना, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो फिर आप इस किस्म की एतराज़ ये है, नाज़ेबा गैर पार्लिमानी सब कुछ अपनी जगह, लेकिन ये क्यों कहते हैं कि भाई ये खातून है, ये औरत है, इस तरह से बात कर रहे हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, एक तो ये कि मर्द को नीचा दिखाना चाहे तो औरत कह दे, दूसरे ये कि अगर एक लीडर है, उसके पास से एक मनसब है, उसके पीछे लोग हैं बहुत सारे, अगर वो जैसी बात वैसा जवाब, ऐसे करते हुए भी इसी रविश पर वो भी चले कि वो भी मर्द को नीचा दिखाने के लिए औरत कहे, इन दोनों के ऊपर आप क्या हमें बता सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। गुजारिश ये है कि किसी मखसूस सियासी जमात या सियासी शख्सियत से बालातर होकर के जो खालिस शरई पॉइंट ऑफ व्यू है, कुरान करीम और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सूरह हुजरात आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी वजाहत के साथ ये फरमाया है कि ए ईमान वालो, तुम एक दूसरे में से किसी का मजाक मत उड़ाओ और बुरे अलकाब से मत पुकारो। कोई औरत किसी औरत का, कोई मर्द किसी मर्द का, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, गालम गलोच की ज़ुबान इस्तेमाल ना करो। ईमान के बाद सबसे ज़्यादा तुम्हें अपनी ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ और ख्याल करना चाहिए। किसी को बुरा मत कहो। ज़िक्र का आखा का बिमा यकरा, हदीस के अंदर आया, अपने भाई का ऐसा तज़किरा करना जो उसको नापसंद हो। इस तरह के अलकाब से और इस तरह के लबो लहजे, तर्ज, इशारे या किनाए को इस्तेमाल करना शरन हराम और नाजायज़ है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारी पार्लिमान के अंदर, हमारे लीडर्स की ज़ुबान के अंदर अब इन तमाम आदाब का, मशरक़ी रिवायात का, एक दूसरे के इकराम और एहतराम और अदब का ज़र्रा बराबर ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब आपको हर प्रोग्राम,
हर टॉक शो के अंदर और पार्लियामान की गुफ्तगू के अंदर ये बाकायदा नोटिस लगाना पड़ेगा कि बच्चे ना देखें। हम नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? ये फरमाइएगा, इस वक्त भी जब हम ये बहस कर रहे हैं ना, इसके ऊपर हमको तकलीफ महसूस हो रही है कि ये औरत कह देते हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। इस वक्त भी यही सवाल है, क्या आगे भी इतना ही अंधेरा है? आगे भी हम यही सोचें कि इस वक्त भी जो लोग पार्लियामेंट पे बैठे हैं, अगले 5 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल औरत का नसीब नहीं बदलेगा, इस धरती पर ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, औरत का नसीब तो इस मुल्क में बिल्कुल बदला है। इस मुल्क के अंदर अब ख़वातीन पार्लियामान के अंदर हैं और अपने हवाले से अगर ज़्यादतियाँ होती हैं, इश्यूज़ होते हैं तो लेजिस्लेशन भी लाती हैं, एहतजाज भी करती हैं और मर्द भी शाना बशाना खड़े रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे भी मर्द पार्लियामान के अंदर बैठे हैं जो सपोर्ट करते हैं इस किस्म की लेजिस्लेशन को और अच्छे कवानीन लाने में और अच्छी चेंज लाने में। लेकिन फिर ऐसे भी मर्द हैं ना, शेख रशीद साहब जैसे और दीगर इनकी मुराद सईद और इन जैसे लोग हैं बैठे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, जो का तो आप खुद भी बहुत मजाक उड़ाते रहे, वो बात शुरू नहीं करते और अलकाबाद वहां से आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए ना, कहते हैं अभी तो मैंने बात भी शुरू नहीं की थी, देखिए इन लोगों ने मुझे क्या बोला। बिकॉज आपने आगे बात ही कुछ ऐसी करनी है ना, क्योंकि आपने कभी कोई पढ़ी लिखी समझदार ये तो दुरुस्त बात ना हुई कि आप करें तो सही, कोई और करे तो वो गलत। देखें, अगर आप कभी गलती से ही कोई अच्छी समझदार सूझबूझ की बात करें तो बात हो, जब आपको पता है कि सामने वाले ने खड़े होकर बात ही इस किस्म की मज़ाया खेज करनी है तो फिर आप क्या उसके ऊपर तबसरा करें या ना करें आप तबसरा। और यही अगर आई वांट टू कम बैक टू दिस टॉपिक कि देखिए, बराए मेहरबानी ये भी ना कहें यार तुमने मर्दों वाली बात की एक औरत को। नहीं जी, मर्द है, औरत है। अल्लाह ताला ने ये 2 जेंडर्स बनाए हैं, उनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, उनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। ये दोनों मिल के एक टॉलरेंट माशरा बनाते हैं। जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाया, अगर आपको एक टॉलरेंट सोसाइटी चाहिए तो मर्द और ख़वातीन को शाना बशाना चलना होगा, हर डिसीजन मेकिंग में बराबर के शरीकदार होना पड़ेगा। आप इस किस्म की चलें। और जब आप पार्लियामान के अंदर होते हैं तो आप अपनी पब्लिक के लिए, अपने वोटर्स के लिए एक मैसेज दे रहे हैं। अगर आप खड़े होकर करेंगे, वो बेचारे जो इनके वोटर्स हैं, जो इनको वोट देते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो क्या घर में फिर बातें करेंगे अपने माँ बाप बहनों से और अपनी ख़वातीन से। देखें, इमरान खान साहब ने माजी में, ये जब से PTI आई है, इमरान खान साहब ने तकारीर की हैं कंटेनर पे चढ़ के या उसके नीचे, वो जिस किस्म की गुफ्तगू, ये माहौल बहुत ख़राब हो गया, माहौल ख़राब हो गया। और सिर्फ वो 5 साल नहीं, उससे पहले से भी बहुत कुछ चल रहा था। शर्मिला फारूकी साहिबा, आप हमारे साथ थी, तफसीलन इसके ऊपर आपने हमसे बात की। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आपने हमारी रहनुमाई फरमाई सारे सिलसिले में, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो एक बात तो साफ है, किसी को नीचा दिखाना गुंजाइश नहीं, बुराई करना गुंजाइश नहीं, बुराई को फरोग देना बिल्कुल गुंजाइश नहीं, जो कि हमने सबसे आसान बनाया हुआ है कि हम उसको शेयर कर लेंगे, धड़ाधड़ शेयर कर लेंगे अगर किसी ने बदतमीजी यस, मैं यहाँ खवातीन को एड्रेस करना चाहूंगा। अगर कोई आपसे कहना कि आप मर्द हैं तो आप वहां रिएक्ट करें कि नहीं भाई, आई एम अ प्राउड वुमन, क्यों कह रहे हो भाई, तो ये रिएक्शन वहां से भी आना चाहिए। और जब आप इस्तेमाल करें, नहीं मर्द हजरात अलकाबात का इस्तेमाल करें, तो याद रखें माँ बहन बेटी हर घर में आई, तजलील ना करें, औरत जात की तजलील ना करें, रिस्पेक्ट करें, अपने जेंडर का इस्तेमाल कर लें आप इस काम के लिए। यस, खैर शर्मिला साहिबा की बात सबसे अच्छी थी जो उन्होंने कहा कि यस दिस हैज टू स्टॉप। तो ये हम सबको समझना है, मे इट बी पॉलिटिशियंस या कोई और आपका तबका है, लेकिन ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल दिस हैज टू स्टॉप। हम ब्रेक लेंगे, ये स्टॉप नहीं स्टॉप ओवर है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, वेलकम टू नया दिन, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया किरण, सुबह की पहली किरण के साथ आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है आपकी। तो वो जो मुझे अयूब साहब बता करके नहीं गए, वो आप मुझे बता दीजिए। फिल्म बुरहान वानी शहीद पर है, मैंने गैस लगाया था। बिल्कुल, और उसमें बुरहान वानी मैं ही हूँ। ओके जी हाँ। और हीरो बुरहान वानी तो हीरो है, मैं तो अपने आपको नहीं कह सकता कि मैं हीरो हूँ, लेकिन बुरहान वानी यकीनन कश्मीरी कौम के लिए हीरो है, तो उसमें बुरहान वानी शहीद का रोल मैं अदा कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये भी आप करेंगे, रमज़ान ट्रांसलेशन भी आप करेंगे, और फिर उसके बाद में अपने दीगर काम भी आप करेंगे? कौमी असेंबली का मेंबर भी मैं बनूंगा, खाना भी मैं बनाऊंगा, घर भी मैं चलाऊंगा। कैसे मैनेज होगा ये सब कुछ? जैसे कि मैनेज किया जाता है, जो कि सुन्नत रसूल है, सब करते थे वो काम, तो अगर उम्मती भी कर ले तो क्या हर्ज है।
वो जूते भी अपने गांठ लेते थे, वो अज़वाज मुतहरात का भी ख्याल रखते थे, वो नमाज भी अदा करते थे, वो लोगों से भी मिला करते थे, वो गुफ्तगू भी करते थे। तो सब इसके ऊपर तो फिर कोई भी सवाल बनता नहीं है। उनकी उम्मत है तो आप वैसे ही होना चाहिए आपको। और ये कि वैसा ही नहीं होना चाहिए, उनके रास्ते पे चलना चाहिए। वैसे तो हो ही नहीं सकते, वैसे तो हो ही नहीं सकते। प्यारी बात आपने कर दी। तो मैं ये कह रही थी कि वो आपका जो एक फौजी लुक था लोगों को बड़ा पसंद आया था, वो वीडियो अब उनको हकीकत में नजर आएगा। असल में अयूब खोसो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान। बिल्कुल, ये शख्स एक मुहिब वतन इंसान है, इसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। और अयूब खोसो जब ये फिल्म बनाने जा रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि उस फिल्म में कितने रंग होंगे, किस तरह से वो फिल्म, तो उसमें हम सब मिलकर उसमें काम करेंगे। बहुत सारी उसमें चीज़ें करनी है, लेकिन कश्मीर पर होगी वो फिल्म, आज़ादी कश्मीर पर। आज़ादी कश्मीर पर होगी और अल्लाह करे ये सब कुछ जल्दी कश्मीर हो। बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। ये सारी बातें तो अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि थोड़ा सा और सीरियस होकर चीज़ों को देखने की ज़रूरत है? मैं इससे पहले बात कर रही थी शर्मिला फारूकी साहिबा से। अच्छा, हाँ जी, तो ये जो भी कुछ चल रहा है वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, खैरियत से हैं। मुलाकात आप ये फरमाइएगा, उनकी अम्मी जो हमने एहतमाम किया था कि बातचीत हो जाती है। अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मिलाद भी अरेंज कराया था उन्होंने, बहुत बड़ी मोहब्बत की खातून है। उनके वालिद भी बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। वज़ीर आज़म साहब ने साहिबा कह दिया बिलावल भुट्टो साहब को, तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो क्या हो गया? टंग हो जाता है। देखिए इसमें मैं पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। वो नहीं मान रही वैसे ये वाली तो फुप्पी ने तो शहीद कह दिया था। ओके फुप्पी ने तो शहीद कह दिया। अब मैं ये भी नहीं कह सकता यहाँ बैठ कर अल्लाह उनको शहीद ना करे। शहीद तो मतलब देखिए, शहीद तो एक बड़ा दर्जा है ना, शहीद तो बड़ा दर्जा है। मैं तो ये भी नहीं कह सकता अल्लाह उन्हें शहीद ना करे, क्योंकि ये नहीं कह सकते, ये कहते अल्लाह करे उन्हें नागहानी मौत ना आए। लेकिन शहादत तो मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। लेकिन अगर उनकी भुप्पी ने उनको शहीद कह दिया तो खान साहब ने तो सिर्फ साहिबा कहा है। और साहिबा तो है, साहिबा तो इतनी खूबसूरत चीज़ है। मतलब साहिबा, आप कश्मीर में चले जाएं, साहिबा मोहब्बत में कहते हैं, तू मेरी साहिबा। स्लिप ऑफ टंग ठीक है, नहीं तो साहिबा तो बहुत इज्जत की बात है। शेख रशीद साहब ने क्या कहा? अच्छा वो फरमाइएगा उसके ऊपर। देखिए शेख तो ठीक नहीं कहा। शेख रशीद साहब एक आज़ाद मुनश इंसान है, वो जो कुछ भी कह सकते हैं। तो आदमी लड़े और फिर वो ये कह दें कि तुम खातून के जैसे बिहेव कर रहे हो, ये कोई अच्छी बात तो ना हुई? अरे स्लिप ऑफ टंग हो गई भाई, सबकत लिसानी। तो फिर इसके ऊपर तो करेक्शन आनी चाहिए थी। फिर तो ये कहना चाहिए था हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हमसे तो बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। अब एक छोटी सी बात है, उस पे अभी आप चलिए छोड़ दीजिए। इन्होंने क्या कुछ हरकतें नहीं की हैं। इन्होंने खुद साहिबा कहा है कई मरतबा, निसार खोड़न साहिबा का खुद जवाब है। क्या ये कोई जवाब है कि जी आपने भी ऐसे कह दिया था तो मैंने भी ऐसे कह दिया? भाई इमरान खान साहब ने तो अभी ईरान जाकर जापान और जर्मनी को एक जुमला उनसे निकल गया था, तो अब उसकी भी तरदीद कर हो जाता है, लीडर्स के मुंह से निकल जाता है। शर्मिला साहिबा कह रही थी कि ये लीडर्स किस मकाम पे बैठे हैं, कहाँ किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके पास गुंजाइश नहीं है ये सब करने की। बिलावल इतनी अहमियत नहीं रखते कि इस मौजू पर उनकी, ये मैं ना फिर वही कहूंगी, ये स्लिप ऑफ टंग पता मैं उनकी तरफ से माजरत कर लेता हूँ। भाई नहीं कहना चाहिए था। भाई ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कर दी, इन्होंने माजरत कर ली। मैं कर लेता हूँ, ठीक है। बिलावल साहिबा नहीं है, बिलावल साहब है। और किसी भी हजरत को, किसी भी मौसूफ को ये नहीं कहना चाहिए कि आप तो आदमी नहीं है, आप तो खातून है। मैं कर लेता हूँ ना, ये आप ये भी कह दीजिए। लेकिन मैं कह देता हूँ, बताइए क्या कहना है, बताएं जो कहेंगी मैं कह देता हूँ। नहीं ऐसे थोड़ी। किसी भी इंसान को, हजरत को, मर्द को साहिबा नहीं कहना चाहिए। और यही ना, यही बात कहनी थी ना। मैं माजरत चाहता हूँ। फ्रांस को जापान नहीं कहना चाहिए, चलिए ये भी कह दें आप। क्या नहीं कहना चाहिए? फ्रांस को जापान नहीं कहना चाहिए, जर्मनी को जर्मनी कहना चाहिए। फ्रांस को जापान नहीं कहना चाहिए, जर्मनी को जर्मनी कहना चाहिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान कहना चाहिए, किरण को किरण कहना चाहिए, समा को समा कहना चाहिए। और डॉक्टर आमिर लियाकत को तो कुछ और कहा ही नहीं जा सकता। आमिर लियाकत उसे नहीं कहा जा सकता। सिंपल सी बात है, मतलब इसमें इतना झगड़ा बनाने की क्या जरूरत है, करने की जरूरत। मैंने माजरत कर ली, चले मेरा लीडर है ना इमरान खान, मैंने माजरत कर ली। अच्छा ये लेकिन मैं अपने लीडर को ये जरूर कहूंगा कि वो कभी भी वो आमदन नहीं करता है ऐसे काम। वो स्लिप ऑफ टंग है उसका, वो हो जाता है। उसने एक दफा, आपको याद है, तकरीर में कह दिया था शेर पर मोहर लगानी है, तो ये हो जाता है यार। क्या हो गया ऐसी बात? इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे आप? हजरत अमीर माविया पर अपने इशू को, ठीक है मसले को छोड़ दीजिए, आप माजरत कीजिए, माजरत करने खत्म हो गई बात। कर दी थी तो वो ठीक है, अच्छी बात है, माजरत करें, बस इसको इशू नहीं बनाए। तो मैं ये समझ लूं कि अब ये बात यहाँ पर खत्म हो जाए। नहीं, मैं आप तो समझ लेंगी। शर्मिला फारूकी को समझना चाहिए। स्लिप ऑफ टंग था ये? नहीं, शर्मिली तो वैसे है ना, वो स्लिप ऑफ टंग था। नहीं, स्लिप ऑफ टंग नहीं, शर्मिली तो है ना, शर्मिली होना चाहिए। शर्मिला तो मुज़क्किर है। अरे शर्मिला मुज़क्किर है,
शर्मीली होना चाहिए। अभी मैं टैगोर साहब से पूछ के बताऊंगी, वहाँ भी शर्मीला है। ये मैं वहाँ पूछ लूंगी। अब जरा ये फरमाइएगा कि हम देखिए, आप तो कितना आसानी के साथ में आपने सब कुछ कह दिया, बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं करते? बाकी लोग क्यों नहीं अच्छी मिसालें तरतीब देते? बाकी लोग क्यों नहीं पॉजिटिविटी की तरफ जाते और इतना ही स्विफ्टली, इतना ही क्विकली जितना कि आप कर गए? कह गए भैया लोग सियाने, राम की बातें राम ही जाने। जो मुझे लगा कहेंगे आमिर की बातें आमिर जाने। जो लोग नहीं करते वो, मैं तो मामला सुलझाना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ चीज़ें ख़त्म हो, ये छोटी छोटी बातों पे हमें लड़ना नहीं चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी को दुख है, तकलीफ है इस बात पर, तो मैं कहता हूँ कि गलती हो गई, माजरत चाहता हूँ। इस वक्त ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना इकलौते आदमी लग रहे हैं आप जो ये कह रहे हैं कि मैं मामला सुलझाना चाहता हूँ। बाकी लोगों के बारे में लोग ऐसा नहीं कहते। मैं इकलौता ही तो, जब भी तो अलग हूँ, अलग बैठा हूँ, इकलौता हूँ। देखिए हमारा यौम तासीस है आने वाले दिनों में, तो मैं यौम तासीस का भी जिक्र करते हुए ये कहूँगा कि तमाम लोग इस पर यानी इस मौजू पर माजरत कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। वाह, अच्छा आप ये बताइए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? ऐसा लगता है सब के सब अलग हैं, कुछ धड़े से बन गए। आप हमें बेहतर बता सकते हैं? देखिए जो कुछ भी हो रहा है, आप तो इकलौते, आपने ये बता दिया, बाकियों के बारे में बताएं। जो कुछ भी हो रहा है वो मुनासिब नहीं है। बस इतना मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान का जो एक उसका एक फेथ था, उसकी एक सोच है, वो एक बड़ा प्यारा इंसान है, वो एक बड़ा खूबसूरत इंसान है, एक बहुत खरी और सच्ची सोच रखने वाला आदमी है। मुल्क के लिए सोचता है, अपनी ज़ात के लिए उसने कभी नहीं सोचा। उसकी ये फ़र्ज़ वाहिद की जिद्दोजहद है जिसमें लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हकीकतन ये जिद्दोजहद इमरान खान की है। अकेला असेंबली में था 2002 की, तो उसके साथ ये ज़्यादती है, ग्रुप बंदी, धड़ेबंदी, ये उस आदमी के साथ ज़्यादती है। और ये पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हुकूमत के लिए भी बुरा है, इस तरह काम नहीं हो पाएंगे। ग्रुप एक ही होना चाहिए, इमरान खान ग्रुप, बस, और किसी का ग्रुप नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पर जद पड़ती हुई महसूस हो रही है। इमरान खान ग्रुप, फिर इमरान खान ग्रुप है, वो इमरान खान ग्रुप सामने आ गया तो इमरान खान के ही लोग चाहने वाले, उसी को लोग जानते हैं। मैं हूँ आज किसकी वजह से हूँ? मैं इमरान खान की वजह से हूँ। मैं इमरान खान से प्यार करता हूँ, मेरी मुलाकात हो नहीं हो कुछ हो, मुझे पता है मेरा वज़ीर आज़म मसरूफ़ है, मेरा कैप्टन मसरूफ़ है, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उससे इश्क है। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई ऐसे ग्रुप्स बने और ऐसी चीज़ें बने जो मुल्क को नुकसान पहुँचाए। लेकिन ये जो खिलाड़ी बटे बटे से हैं, ज़रा आप हमें 2-4 नाम तो बताइए, अंदर की बात बताइए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर असद उमर साहब हैं, उनको एक तरफ से ऑपोजिशन का अच्छा एक बात मैं बता दूं, एक इत्तला आपको दे दूं, असद उमर साहब का फैसला हतमी है और ये जो कहीं से इत्तलात आ रही है कि वो दोबारा कैबिनेट में जा रहे हैं, वो दोबारा कैबिनेट में नहीं जा रहे। शेख रशीद साहब को इन्हें मनाने पहुंचे थे और ये ऐसी कोई बात नहीं। असद उमर साहब हतमी फैसला कर चुके हैं, वो वैसी पार्टी के लिए काम आएंगे, वो एसेट है पार्टी का, वो पार्टी का असासा है, वो पार्टी के लिए वो पार्टी के लिए ज़रूरी है और वो ज़रूरी उनके लिए पार्टी है। तो वो बाहर रहकर भी काम कर रहे हैं और कर रहे हैं और वो करेंगे। वो इमरान खान से को मशवरा आज भी देते हैं और वो देते रहेंगे। इसका मतलब थोड़ा सा ये भी लगता है कि वो अभी भी किसी न किसी बात पे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। नहीं नाराज़ नहीं है वो, बिल्कुल नाराज़ नहीं। खुशी चले गए। देखिए नाराज़गी तो उनके चेहरे पर आती अगर होता, जिससे जितने खुश आए थे उससे कहीं ज़्यादा खुश चले गए। देखिए कहीं ज़्यादा खुश या खुश से ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं। कोई ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप एकदम अचानक रात को कहें तो खुश होकर चला जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। ये एक फितरी बात बता रहा हूँ मैं, इंसानी फितरत की बात बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक लॉयल्टी का ताल्लुक़ है, पार्टी से वफादारी का ताल्लुक़ है, इमरान खान से मोहब्बत का ताल्लुक़ है, असद उमर उसमें यकता है। और ये कहिएगा कि ये वो तो एसेट हैं, ठीक है, ये जो दूसरी पार्टी से आप लोगों को एसेट्स इकट्ठा करने पड़ रहे हैं और उन लोगों को आजमाना पड़ रहा है जिन पर आप तनकीद करते आए थे कहीं ना कहीं। देखिए मैं अगर आप मुझसे ये कहेंगी तो मैं इस बात पर मुझे दुख है कि क्या पूरी पार्लियामेंट में कोई रुकन असेंबली नहीं मिला जो हम मुशीर और माविन खुसूसी लगा रहे हैं। ये मुझे एक ज़ाहिर है कि एक मुझे ज़ाती दुख है, इसलिए नहीं है कि पार्टी का, ये पार्लिमानी निज़ाम के लिए दुख है। पूरी पार्लियामेंट में मुंतखब अरकान असेंबली के होते हुए हमें बाहर से लोग लेने पड़े, तो ये तो फिर ये एक तकलीफ से बात। आपने बताया इस बारे में, इमरान खान साहब को बताया आपने? मैंने उनसे बातें की हैं लेकिन वो इसके ऊपर बात ना हो सकी। इस पर भी मेरी बातें हैं।
बता मेरा रहे राब्ता रहता है, मेरे बात राब्ता रहता है, आपने उनसे कहा भी? लेकिन मेरा व्हाट्सएप पे राब्ते नहीं रहते। हाँ, जो मशहूर हुआ है व्हाट्सएप पे चल रही है हुकूमत, कोई हुकूमत व्हाट्सएप पे नहीं चल रही। बाकियों के काम तो ट्विटर पे और व्हाट्सएप पर ही चल रहे हैं, ऐसा लगता है। ये मैं ऐसी बातें हैं सब कही हुई। खान साहब राब्ते में जिस खाना होते हैं वो खुद राब्ते में होते हैं, कोई व्हाट्सएप पे नहीं होते। और ये जितने और जो होते हैं वो किसी और कामों, जो एक छोटी मोटी चीज़ों के लिए होता है, ये होना है ये नहीं होना, ये भी बड़ी बात है, वरना वज़ीर आज़म हर वक्त राब्ते में कैसे हो। ओके, ज़बरदस्त। ये फरमा दीजिएगा, अब आप ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं, हमेशा की तरह से लोग आपको देखेंगे हंसता मुस्कुराता, अच्छे मैसेजेस, अभी तो अच्छे से मैसेज देने आया हूँ। देखिए मैंने तो आती माजरत कर ली, आते ही माजरत कर ली। ये बताए ना, वो मेरे सवाल को घुमाए नहीं आप कितने घंटों की ट्रांसमिशन होगी? 19 घंटे। अब मुख्तलिफ किस्म की हो रही है, बता दूँ मैं आपको। मुख्तलिफ किस्म की हो रही है। रात को 10 से 12 बजे शब वजदान भी है। वाह, तो बड़ा डिफरेंट आइडिया है। हाँ, रमज़ान की रातें जागने, अब तसव्वुफ पर है, तसव्वुफ, ताकि ये सब ये ख़त्म हो, ये जो तुम्हारा मसलक, तुम्हारा फ़िरक़ा, तुम्हारा तसव्वुफ, सूफ़ी, बुज़ुर्ग, औलिया। भाभी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उन्होंने नहीं कहा आपको कि ये महीना डेढ़ के लिए आप जा रहे हैं बिजी होने के लिए इतना ज़्यादा? वो तो गुमशुदा बच्चों की तलाश करती हैं उसमें ना, वो तो उसमें लगी हुई है कि किसी तरह से फिर से बच्चों को मिला दें, वो उस काम में लगी। ये भी होगा। ओके, ऐसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। कॉफ़ी आपने अपनी तमाम कर ली, बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया और जितना अच्छी तरीके से आपने फौरी तौर पर माजरत की है ना और स्लिप ऑफ टंग की बात की है, इसके ऊपर तो वाकई हार्ड। मेरे ख्याल है इस पर अब डिबेट ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, मैं पूरी पार्टी की तरफ से माजरत हो गई, स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी तहरीक इंसाफ के लोग भी इसी तरह से बिहेव करेंगे, करना चाहिए। और आप बता चुके आप इकलौते हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। मैं इकलौता तो हूँ, इमरान खान का इकलौता चाहता हूँ मैं। हाँ, इस लिहाज से इकलौता हूँ, मुझे बहुत प्यार करते, मैं इकलौता चाहता हूँ, इमरान खान का इकलौता चाहता। तो जनाब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एक दो खबरें और भी रखी है मैंने आपके सामने रखने के लिए, हमारे साथ रहिए। अभी हम फौरन एक ब्रेक ले रहे हैं। अयूब खस्सू साहब हमारे साथ हैं, नया दिन में खुशामदीद। ये सारे वो मनाजिर हैं कि जिसके बाद इसको आलमी पैमाने पर ज़्यादा से ज़्यादा उठाना ज़रूरी था, और आप इसीलिए ये चाहते हैं कि अब इस पर मूवी बने। देखिए, ये तो इसमें तो खैर कोई शक नहीं है, और ये हम भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है कि जो कश्मीर का इशू है वो एक ऐसा इशू है जिससे दो ममालिक जो है वो जब से उनका इस दुनिया के नक्शे पे वजूद में जब से वो आए हैं तब से वो आमने सामने खड़े। ठीक है। और ये भी दुनिया जानती है कि भारत ने जो कश्मीर पे कब्ज़ा किया है, मकबूजा कश्मीर पे जो कब्ज़ा किया है, और ज़बरदस्ती वहाँ पे अपने बंदूक के नोक पे और अपने बूटों के नोक पे, और ये दुनिया देखती भी है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया उसके ऊपर उस से रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जब हम दूसरी साइड पे देखते हैं, जब इंडिया इस तरह की मूवीज़ बनाता है तो वो फिल्में दुनिया भर में वो लोग देख रहे होते हैं। हमारा झूठी होती है हालांकि, और कितनी झूठी, और हमारा वो उस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा वो उनका नज़र वहाँ तक जाता नहीं है। तो मैं पिछले दिनों कश्मीर में ही था, वहाँ पे काफ़ी मेरे दोस्तों से मेरी बात भी हो रही थी, मैं कई जगहों पे गया भी थी। अपना कश्मीर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत ही एक पुरसुकून है, पुरअमन है, लोग बड़ी खुशी के साथ वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वहाँ पे जब मेरी बात हुई, प्रेस क्लब में मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मैंने ये कहा, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि कश्मीर के हवाले से आप क्या सोचते हैं। मैंने कहा देखिए, मैं सोचना क्या, एज़ अ पाकिस्तान, एज़ एक मुहिब वतन, एज एक हुब के ज़रिए, एक हुबुल वतनी के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि एज़ एन आर्टिस्ट मेरा ये दिल करता है, और मैं कह भी रहा हूँ कि हमने कश्मीर का जो इशू है वो दुनिया के सामने उसको लेके आना है और अपनी असल हकीकत में लेके आना है जो कि इशू है। तो उसके लिए मैंने फिर ये कहा कि जो हम एज एन आर्टिस्ट एक मूवी के लिए मैंने ऐलान किया कि मैं एक मूवी बनाना चाहता हूँ। आप बनाने चाह रहे हैं? आप बनाने जा रहे हैं? सुने मेरी बात, क्योंकि ये ब्रेक में आपने मुझसे ये पूछा भी सही, लेकिन बदकिस्मती ये है कि एज एन आर्टिस्ट पाकिस्तानी आर्टिस्टों के पास बेचारों की वस्ता पैसा होता नहीं है। मैं यही पूछना चाह रही थी कि आपने नाम कमाया, आपने काम किया, ये आपने माल कब बनाया? नहीं, माल बनाने जा रहे हैं। वो मेरे ख्याल से बहुत कम, वो हमारे मुल्क में बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने शायद पैसा बनाया हो, बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा है कि ज़्यादा पैसा। लेकिन जो सोच हम रखते हैं, जो दिल हम रखते हैं, जो हमारे पास एक अहलियत है,
वो मेरा ख्याल है किसी के पास नहीं है। जितना अच्छा हम लिखते हैं, जितना अच्छा हम बोलते हैं, जितना अच्छा हम डायरेक्ट करते हैं, शायद ही कोई करता हो। लेकिन बात यह है, मैंने ये कहा था कि हमारे जो कश्मीरी जो 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 दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं और जो कि साहिब सरवत हैं, जिनके पास बहुत कुछ पैसा भी है, इवन जो हमारी हुकूमत कश्मीर है, इवन हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स है, वो अगर चाहें तो मैंने कहा मेरी टीम से मुराद ये है कि मेरे साथ मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो कि चाहते हैं, बहुत से ऐसे टेक्नीशियंस हैं जो कि चाहते हैं कि हम उस मूवी में काम करेंगे और बग़ैर किसी मुआवजे के काम करेंगे। मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि मैं आप लोगों से चाय की प्याली का भी मैं तकाजा नहीं करूँगा कि मुझे आप चाय की प्याली अपनी जेब से पिलाएं। वो भी मैंने कहा मैं खुद उसको मैं खुद पे करूँगा। मैं वो काम करना चाहता हूँ, ये मैंने। अच्छा, तो ये फिर इसके लिए आपको हुकूमती सरपरस्ती चाहिए, इसमें आपको लोग चाहिए, खर्चा आपको बिल्कुल नहीं चाहिए सब में। खर्चा जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो, जहाँ पे आप उसको अवॉइड नहीं कर, मिसाल के तौर पे आपको कैमरा चाहिए, कैमरा तो आपको ही नहीं कहेगा कि जी मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे लगा बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, कैमरा भी आके कहेगा कि जी देखो मैं भी हाजिर हूँ। हाँ भाई, ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं जिनके पास ये इक्विपमेंट है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कॉज के लिए, क्योंकि कॉज है, मैंने ये बात भी कही थी, मैंने कही एक और शर्त भी कि उसके अंदर कोई कमर्शियल पहलू नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक कश्मीरी मुजाहिद दिखाएं और फिर उसका रोमांस भी दिखाएं और फिर वो गाने भी गा रहा हो और फिर उसकी महबूबा जो है ना उसके इर्द गिर्द घूम भी रही हो। मैंने कहा वो नहीं, हम साफ सुथरी एक बिल्कुल इशू बेस्ड और सिर्फ कश्मीर कॉज के ऊपर काम तो हो। अब ये फरमाइएगा, जब कश्मीर के ऊपर मूवी होगी और वो इतने ही पूरे दिल के साथ होगी, अज़्म के साथ होगी, एक कॉज के ऊपर है, कास्ट क्या होगी? कास्ट बहुत, मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा काम है और आप ये देखिएगा कि इंशाल्लाह अभी तो मैंने ये अनाउंस किया, आप देखिएगा कि मेरे पास जो हमारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े मेरे बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं, वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और मुझसे ज़ाहिर है जब मैंने ये बात की तो ये नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन को मैंने ऐसी बात कह दी। हम बैठ के हमने बहुत से दोस्तों ने इसके ऊपर बात की, बल्कि मैं आपको एक बताऊँ है बल्कि हमने तो इशू बेस पे हमारी एक बल्कि हमने कुछ दोस्तों ने कोयटा फिल्म्स के नाम से भी हमने एक उसका आगाज़ किया। तो उसमें भी हमने ये कहा था कि हमारे जो बलूचिस्तान के जो इशू बेस्ड चीज़ें हैं, हमारा एजुकेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट। सही, क्योंकि अगर बच्चे को एजुकेशन नहीं होगा तो वो उसके पास शऊर नहीं होगा, जब उसके पास शऊर नहीं होगा तो वो दूसरों के हाथों में खेलेगा, उसको पता ही नहीं होगा। तो इसलिए उसको शऊर देना चाहिए, उसके हाथ में बुक होनी चाहिए, उसके पास अच्छा स्कूल होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी उसके पास होनी चाहिए, उसके पास हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, हमारे पास ये नहीं है और हमें इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये मूवी बन जाती है, अभी प्लानिंग से बात आगे निकल जाती है, नाम तो बता दें, कुछ तो सोचा होगा आपने, वो आप कोयटा पे बनाए या किसी दूसरे मौजूद बनाए या कश्मीर के ऊपर बनाए? नहीं, कश्मीर बेस तो कश्मीर में ही बनेगी, कश्मीर में बनेगी। नाम क्या होगा? कश्मीर के, देखे किसी मुजाहिद के नाम पे भी नहीं सोचे ना। बात ये, जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, मतलब मैं अभी क्या मिसाल आपको दूं, भाई बच्चा पैदा होगा तो नाम रखेंगे ना। लो, आपने तो कहा था मैंने प्लानिंग कर लिया, इसलिए मैंने पूछा था। मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये देखे, किसी कश्मीरी मुजाहिद पे भी नाम हो सकता है वो, और वो कश्मीरी मुजाहिद पे ही नाम होगा जिसके कुर्बानी जो है ना वो उसकी रायगा नहीं जानी चाहिए। वैसे तो बेशुमार लोगों ने जानों का नजराना पेश किया है। देखिए कुछ भी हो सकता है ना, आप इसको क्यों डिस्क्लोज कर रही हैं? अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने कुछ आइडिया लगा लिया आपने आइडिया, लेकिन आप इसको क्यों डिस्क्लोज कर रही हैं? बात यह है कि एक ऐसे मुजाहिद ने जिसने अपनी जान का नजराना पेश किया और जिसने दुनिया को ये बावर करा दिया कि कश्मीर एक इशू है। जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होता है उसको बिल्कुल रिकॉर्ड मुद्दत में बना लिया जाता है, इतनी लगन के साथ उसके ऊपर काम होता है। तो आपने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी सोच के रखा है कि भाई हम इतने टाइम में इसको बनाएंगे, इतने टाइम में हम इसको रिलीज करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी है कि हम चाहते हैं कि हम इसको वन गो में बनाएं, ये ना हो कि उसमें ब्रेक्स हो, वन गो में बनाएं और पूरी डेडिकेशन और डिवोशन के साथ बनाएं। एक और बहुत प्यारा सा मौजू है, उसकी बात कर लेते हैं। शाबान का महीना पूरा होने से पहले रमज़ान का चांद नजर आएगा। कराची में रमज़ान मून फेस्टिवल रौनकें बढ़ाएगा। रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल करने के लिए ही हो जाइए तैयार। इसकी सबसे भरपूर तैयारी हो चुकी है। कराची आर्ट्स काउंसिल में फैमिली फेस्टिवल इसका 3 मई से आगाज होने जा रहा है। 2 रोज़ा ये इवेंट होगा। कितनी एक्साइटमेंट्स होंगी यहाँ पर, कितना कुछ होगा। मैं चाहूँगी कि इसके
ऊपर बगैर वक्त जो है ना वो वेस्ट किए हुए हम चले जाए, हिबा मसूद साहब से बात कर ले। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। बताएं ना, इतना प्यारा इवेंट है ये, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हमें बताएं। भाई ये हम लोग पिछले 1-2 महीने से तैयारी में लगे हुए हैं और ये मई 3 को स्टार्ट हो रहा है। 2 दिन का इवेंट है। फैमिलीज फ्रॉम अक्रॉस कराची आ रही हैं। हम लोगों के पास इसमें थिएटर परफॉर्मेंस है, इसमें एक्टिविटीज़ हैं, इसमें जो है एक बाज़ार लगेगा रमज़ान के हवाले से, इसके प्रोडक्ट्स होंगे और फूड कोर्ट। एक फुल डे फैमिली आउट है, फैमिली आउटिंग है इसमें एंड वी होप लोग आएँ। बहुत इसमें मेहनत 2 महीने की आप लोगों ने इसके लिए तैयारी की है। कितने लोगों की को देखते हुए, उनकी गुंजाइश को देखते हुए की है और आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? पिछली बार कितने लोग आए थे और आपको कैसे लगता है कि भाई अब जो है ना उससे ज़्यादा है? ये हमारा तीसरा रमज़ान मून का प्रोग्राम है। पिछले साल हमने 400 लोगों की हिसाब से तैयारी की थी। इस साल हमारा टारगेट है कि हम 2000 लोगों को इंक्लूड कर लें। तो आर्ट्स काउंसिल में हमने रखा है, हमने आर्ट्स काउंसिल का पूरा आउटडोर एरिया ले लिया है और उसको खूब अच्छा सा सजा रहे हैं। बिल्कुल जो रमज़ान की एक जो जश्न का एक माहौल बनता है वो बनेगा कि लाइटें होंगी और palm trees और कैमल्स और मस्जिद के कटआउट्स वगैरह। इट्स गोना बी वेरी नाइस। और इसे बच्चों के लिए नहीं, मम्मा पापा के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, हम इसको पुश ही ऐसा कर रहे हैं कि आप ये फैमिली देखें। रमज़ान का मकसद होता है कम्युनिटी को साथ लाना। फैमिली जो है सही साथ बैठे, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करे और फिर साथ मिल के अल्लाह को याद करें और अल्लाह के करीब हों। तो हम सबसे कह रहे हैं कि ना सिर्फ मामा बाबा, आप अपने नाना नानी, दादा दादी, चाचा फूफी, आप सबको लेके आए। एक ही अपने लिए एक ट्रेडिशन, रमज़ान की चांद रात इसको समझें, एक ट्रेडिशन बनाए कि रमज़ान शुरू होने से पहले हम लोग पहले रमज़ान मून बनाएंगे। रमज़ान मून, चांद रात, इसमें तो मेहंदी, चूड़ी और फाइनल टचेस इस तरह का ख्याल आता था, लेकिन आप लोग कुछ बहुत डिफरेंट करने जा रहे हैं, बच्चों को सिखाने भी जा रहे हैं आप लोग बहुत। जी, बिकॉज रमज़ान में हमने एक हैशटैग भी निकाला है कि रमज़ान मून बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। ये हमारे जो है ये हमारी अकीदत में भी है कि रमज़ान इज़ एक्चुअली द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। ये जितनी बरकतों का महीना होता है वो हमने सब पढ़ा हुआ है। तो वो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चों तक ऐसे पहुँचाया जाए कि वो इंस्पायर हों। एक बच्चे को आप बोरियत से सिखा दें कि भाई अल्लाह एक है और बस तुम्हें ओबे करना है एंड दैट्स इट, वो इतना इंस्पायर नहीं होता। बट इफ़ यू शो देम द ब्यूटी एंड द कलर एंड द मैजिक कि हमारे दीन में कितना ब्यूटी है, वो जो है उनके लिए एक इंस्पायरिंग होगा और इंशाल्लाह उनको फिर सही उस पर लाएगा। अच्छा, ये तो अब हम देख रहे हैं तरीक़ा तदरीस में भी कि अब जो है ना वो सिर्फ किताब नहीं, अब प्रैक्टिकल भी है। बिल्कुल, प्रैक्टिकल थ्रू प्ले, हाँ, उसी के बारे में पूछना चाह रही हूँ मैं। ये जो आप लोग बहुत डिफरेंट कर रहे हैं ना, इसकी थोड़ी सी झलक हमें बताइए ना यहाँ पे बैठकर। अच्छा, जैसे कि पिछले साल हमने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई और बच्चे से पेंटिंग करवाई कि और फिर उसी के साथ एक डिस्कशन शुरू हुआ कि मस्जिद हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। दिस ईयर हम लोग एक लार्ज स्केल सिटी ऑफ द प्रॉफिट मदीनतुन नबी खड़ा कर रहे हैं और सारे बच्चे 50-100 बच्चे खड़े होकर वो पेंट कर रहे हैं। हम लोग जो है हमारा एक दुआ कॉर्नर है कि राइट योर दुआज़, तो बच्चों को वो एक चीज़ सिखाने के लिए कि देखिए रमज़ान में दुआ, चाहे सब लोग बैठ के अपनी अपनी दुआएं लिखेंगे। अब कोई कह रहा है मुझे आईपैड चाहिए, कोई कह रहा है मुझे बिल्ली चाहिए, कोई कह रहा है मुझे कुछ चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए। बट द आइडिया इज़ कि दे सी कि इसमें हमारा एक इनिशिएटिव है। हम लोगों को हम ब्लैंकली नहीं एंटर कर सकते अपने दीन की तरफ। वी कैन डू इट with hearts full of inspiration as well. और ये ज़रा आप पेरेंट्स के लिए भी कुछ बताइए, उनका इन्वॉल्वमेंट क्या बस इतना ही रहेगा कि मैं अपने बच्चों को देखूं या अपने भांजे को देखूं कि भाई ये ऐसे सीख रहे हैं, उनको कैसे इन्वॉल्व रखेंगे सब में? नहीं, बिल्कुल, हमारी हर एक्टिविटी ऐसी होती है और हमारे पिछले भी सारे इवेंट्स हो चुके हैं, आप उनकी तस्वीरें देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे, कि पेरेंट्स जो है फुल्ली इन्वॉल्व होते हैं। द आइडिया इज़ कि लाइफ अब इतनी बिजी हो गई है, पेरेंट्स भी मसरूफ़ होते हैं काम में, जैसा हम लोगों को एज अ फैमिली यूनिट साथ खेलने का, साथ क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने के कम मौके मैं तो पक्का अपनी फैमिली के साथ जाने वाली हूँ। मुझे थोड़ी सी डिटेल्स और बताएं, टाइम बताएं, डेट बताएं और एंट्री फीस बताएं। अच्छा, मई 3 और 4 दरवाजे हमारे खुल जाएंगे 4 बजे। 4 से लेके 7 बजे तक फुल आप खेलें, एक्टिविटीज़ करें, शॉपिंग करें, खाना खाएं। हाँ बिल्कुल, सब मज़े से आप कुछ खाएं। फिर हमारी मगरिब की जमात होगी जहाँ हमारी पूरी कम्युनिटी साथ नमाज पढ़ती है। नमाज के फ़ौरन बाद हमारा थिएटर प्रोडक्शन है एंड दैट इज़ अ थिएटर शो कि जो हम आर्ट्स काउंसिल के ओपन एयर एम्फी थिएटर में कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग साथ मिलकर। ऐसे कितने रखिए? अच्छा, ये हमारा चैरिटी इवेंट है। हमारे इसके प्रोसीड जो है हमारे ग्रीन क्रेसेंट ट्रस्ट जो कि हिलाल पब्लिक स्कूल्स रन कर रहे हैं पाकिस्तान में, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए वो लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो हमारा 1200 का टिकट है। 1200 का टिकट है। हाँ, इसमें 200 उस तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, गुडी बैग मिलेगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा हमारा गुडी बैग है, उसमें हर तरह की कॉर्पोरेशन कुछ भी मिस नहीं करूंगी मैं। तो भाई ये तारीखें भी याद रखिएगा, ये वक्त भी याद रखिएगा। वक्त तेजी से सिरक गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नए हफ्ते में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।